नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात। सर, ये एपिसोड हमारा आप तमाम दर्शकों को बता दें 211 एपिसोड है और लगभग 4 साल पूरा हो गया हमारा इस लाइव शो का। लेकिन आज हम ऐसी ऐसी हस्तियों को लेकर आ रहे हैं तो कभी कभी लाइव नहीं हो सकता। तो आज हमारे पास पूना से एक बड़ी हस्ती आई है, सलील रमेश चंद्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सलील जी पूना से आए हैं तो हम ये रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं क्योंकि अहम टॉपिक है। कलेक्टर लैंड पर जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वो हाउसिंग सोसाइटी लगभग महाराष्ट्र भर की बात करें तो कम से कम 22,000 हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें से मुंबई मायानगरी की बात करेंगे महानगर की तो सिर्फ 3,000 हाउसिंग सोसाइटी जो कलेक्टर लैंड वाली है वो मुंबई शहर में है। तो इनकी काफ़ी सारे इश्यूज़ है जो सालों से पिछले 13 साल से तो काम कर रहे हैं सलील जी। और फेडरेशन ऑफ ग्रांटीज ऑफ गवर्नमेंट लैंड पर एक फेडरेशन इन्होंने बनाया और उसमें काफ़ी सारी कलेक्टर लैंड वाली हाउसिंग सोसाइटी मेंबर्स है। और समय समय पर महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, रमेश प्रभु जी और सलील जी, विक्रमादित्य ढमढेरे, सभी पूरी टीम लगी रहती है कि किस तरह से हम लोगों की कि ये कलेक्टर लैंड पर जो हज़ारों हाउसिंग सोसाइटी है उनको भी राहत मिले, उनका भी रीडेवलपमेंट में हो। क्योंकि हज़ारों लोग जो सोसाइटी उसमें लाखों लोग रहते हैं और लाखों लोगों के जीवन का सवाल है। पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में हो गई तो उनको भी रीडेवलपमेंट जरूरी होना है। तो इस पर सरकार की हम जानेंगे कि पहले तो कि प्रोसेस क्या है। वर्ग जैसे मराठी में बोलते हैं, वर्ग 2 से वर्ग फर्स्ट, वर्ग 1, वर्ग 2 से वर्ग फर्स्ट का जो प्रोसेस होता है कलेक्टर लैंड को फ्री होल्ड कराने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या है, क्या कैसे प्रोसीजर होता है, उसका कैसे करना है, तो वो सलील जी से जानेंगे। साथ ही जानेंगे स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट ने जो फ्री होल्ड करने का जो जीआर निकाला है, सालों से अलग अलग जीआर निकाले, तो हाल फिलहाल में स्टेटस उसका क्या है और उस स्टेटस पर फ्री होल्ड कैसे किया, क्या क्या स्टेटस पर क्या असर है। मार्च में जीआर आया था लगभग, ये जो लेटेस्ट लास्ट गवर्नमेंट थी उसका फ्री होल्ड का, तो वो जानेंगे कि वो जीआर में क्या इम्पेक्ट हुआ, कितनी सोसाइटियां कलेक्टर लैंड पर जो जिनका रीडेवलपमेंट हुआ। और जानेंगे इनकी सर की फेडरेशन ऑफ जो इनका है ग्रांटीज ऑफ गवर्नमेंट लैंड, उनका सरकार से अभी गवर्नमेंट से क्या डिमांड से हाल ही में और क्या वो चाहते हैं। तो वो ये सब सवालों के जवाब इस हमारे एपिसोड में देंगे। तो आप कहीं मत जाइए और हमारे साथ बने रहिए। हम तमाम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, आप जो चैट बॉक्स में लिखेंगे वो भी आज बाद में सलील जी जवाब देंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से कलेक्टर लैंड में आप लोगों का जो समस्या है, जो आप जो सामना कर रहे हैं, वो कैसे आप फेडरेशन ऑफ ग्रांटीज ऑफ गवर्नमेंट लैंड से कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे। साथ ही हम काफ़ी सारी चीज़ें जो होगी, ये इश्यूज़ है, ये एक मिशन है कि आपकी जो लड़ाई है ये कैसे आगे ले जा सकते हैं। महासेवा, फेडरेशन ऑफ ग्रांटीज ऑफ गवर्नमेंट लैंड, वो भी आपको हम जाएंगे। ये आप सबकी लड़ाई है। तो मैं चाहूँगा आपकी बिहाफ पे, फेडरेशन के बिहाफ पे, महासेवा के बिहाफ पे, कि ये वीडियो अभी के अभी आप अपने तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी का ग्रुप है, मैं तो बोलूँगा कलेक्टर लैंड हाउसिंग सोसाइटी नहीं, तमाम दूसरी हाउसिंग सोसाइटी में अवेयर करें, एजुकेट करें। और ये वीडियो से काफ़ी अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ेगा। और ये सिलसिला पिछले 4-5 साल से चालू है, महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विस का ज्वाइंटली, कि किस तरह से लोगों को घर बैठे अवेयर और एजुकेट करें। और सलील जी भी वही करते हैं, काफ़ी सारे वेबिनार्स हमने किए, शोज़ वगैरह किए, पॉडकास्ट किए हैं सलील जी के साथ में। तो आज हम ये लाइव शो तो नहीं कर रहे लेकिन रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं। तो आपके जो चैट बॉक्स में सवाल होंगे वो सवाल इन तक पहुंचाएंगे और वो जवाब भी आप तक उनका मिलेगा आपको। तो सर, सलील जी के बारे में बता दूं, फेडरेशन ऑफ ग्रांटीज ऑफ गवर्नमेंट लैंड के फाउंडर हैं सर, चेयरमैन हैं। और पिछले 13 साल से सिर्फ और सिर्फ, जैसे बोलता ना एक मिशन लेके, तो एक मिशन लेके जो कलेक्टर लैंड है उस पर अभ्यासु हैं, जानकार एक्सपर्ट हैं और काफ़ी सारा सरकार को प्रेजेंटेशन दिया है। तो आज ये हालत है कि काफ़ी सारी रियायतें सरकार देने को तैयार है और आगे भी देगी। तो सरकार में क्या अपडेट है इनके नाम की, क्या हलचल है इनके काम की, तो वो भी लेंगे। तो सबसे पहले हम, सलील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, हमारे स्टूडियो में आए, आप पूना से यहाँ पे पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी उनकी तरफ से कि हम इस प्लेटफॉर्म पर उन लोगों को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे। सलील जी बताइए कि ये जो क्लास 2 टू क्लास 1 का जो जर्नी है, सफ़र है, वो जो प्रोसेस है सर, वो बड़ा कठिन होता है। कलेक्टर ऑफिस हो या गवर्नमेंट ऑफिस में, लोग डिप्टी रजिस्ट्रार हो या कलेक्टर ऑफिस हो, लोग जाने से डरते हैं हाउसिंग सोसाइटी में, उनको अनअवेयर होते हैं, अनएजुकेट होते हैं। तो वो जो क्लास 2 टू क्लास 1 का जो सफ़र है क्लास फ्री होल्ड का,
वो प्रोसेसर क्या है? से सोसाइटीज़ और इवन सोसाइटीज़ का छोड़ो, कोई भी आम आदमी हो या प्राइवेट लैंड होल्डर हो, इनको अगर कलेक्टर ऑफिस में जाके कुछ भी कन्वर्जन वगैरह करना है, प्रॉपर्टी कार्ड पे चाहे नाम चेंज करना है, तो ये लोगों को सालों साल धक्के खाना पड़ता है और होता नहीं है। और जो कलेक्टर लैंड पे कन्वर्जन का प्रोसेस है वो बहुत दिक्कतें भरी है। अभी क्या होता है कि जब एक सोसाइटी मान लो एप्लीकेशन करती है कलेक्टर के पास में, वो कलेक्टर को बोलती है कि एक लेटर देती है कि मेरे को फ्री होल्ड करना है, तो कलेक्टर क्या करता है कि एक तहसीलदार को अपॉइंट करता है और इंस्पेक्शन को भेजता है अपने सोसाइटी में जाके। तो जाके वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या क्या वायलेशंस हुआ है। तो वो चेक करते हैं कि आपने मान लो होर्डिंग लगाया क्या, आपने मान लो कि एक मोबाइल टावर लगाया क्या, फिर आपके मेंबरशिप का जो पूरे जो मेंबर्स है वो कलेक्टर अप्रूव्ड है कि नहीं, फिर पूछते हैं कि आपने मॉर्गेज किया होगा किसी ने तो उसका अप्रूवल है कि नहीं, फिर ये भी पूछते हैं कि आपने कुछ टेनेंट रखा है तो उसका अप्रूवल है कि नहीं। तो उसमें एक जीआर निकला है कि लीव एंड लाइसेंस अगर हो तो आपको पूछा नहीं जाएगा, मतलब फिर भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है उनको। तो काफ़ी कुछ पेपर वर्क हो जाता है। अभी ये पेपर वर्क होता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग में टाइम लगता है क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन वापस कलेक्टर के पास जाती है, कोई क्लर्क रहता है वो सब चेक करता है। अगर उसमें मान लो मेंबरशिप के वायलेशंस रहेंगे, मतलब मेंबरशिप अप्रूव नहीं होगा या फिर उसका मॉर्गेज नहीं होगा, तो उनको एक एप्लीकेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन में ढेर सारे पेपर लगते हैं और वो होने मतलब आपका पहले के एग्रीमेंट्स वगैरह, अगर सीरीज़ ऑफ एग्रीमेंट्स हुए तो सीरीज़ ऑफ एग्रीमेंट देना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर वो सब क्लियर करते करते सालों निकल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को बहुत दिक्कत है और इसके लिए हम एक सॉल्यूशन गवर्नमेंट में बता रहे हैं, बट उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है, आपने जो बात की ना स्टेटस की, मतलब ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने के बाद में कलेक्टर बोलता है कि ठीक है आपका फ्री होल्ड कर सकते हैं। अभी भी ये पूछा जाता है कि आपने लैंड एने किया कि नहीं। अच्छा, ऐसा अभी भी होता है। अभी एने के सवाल अभी भी पूछे जाते हैं। हाँ, अभी आप बोलो ये डेवलपमेंट जोन है, अभी तो गवर्नमेंट ने जीआर भी निकाला है कि आप एने जहाँ पे डेवलपमेंट जोन हुआ है वहाँ पे एने की परमिशन एने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोला जाता है। फिर अभी और एक ऐसे भी वायलेशन होता है कि आपने 40 साल पहले 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, 2-3 साल के अंदर, तो एक वायलेशन हो जाता है। 6-7 साल में किया है तो उसका एक पेनल्टी, मतलब 2 साल से 5 साल 7 साल मतलब 5 साल का एक पेनल्टी लगाते हैं, 5 साल। अभी ये सब चीज़ें हैं। फिर बाद में ऐसा भी है वायलेशंस, मतलब ये सब वायलेशंस के लिए काफ़ी मतलब अननेसेसरी पेपर वर्क और ये हो जाता है। तो हम लोग का ये कहना है कि ये वायलेशंस निकाले, एक सिंपल प्रोसीजर बनाए, क्योंकि आप पेनल्टी लगा रहे हैं तो एक 1% पेनल्टी लगा के ये सब वायलेशंस क्लियर कर दीजिए। मान लो आपका किसी ने मोबाइल टावर लगाया या कमर्शियल किया तो अलग बात है, बट मेंबरशिप का जो वायलेशंस है उसमें काफ़ी मतलब अननेसेसरी पेपर वर्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि ये सब वायलेशंस क्लियर करके, क्योंकि 3-3 साल अगर लगता है किसी को सोसाइटी को, क्योंकि आप मान लो एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, किसी ने बेचा है, किसी ने नहीं बेचा है, किसी का डेथ होने के बाद में उसके जो वारसदार रहते हैं उस पर डिस्प्यूट चला रहता है और शेयर सर्टिफिकेट अभी भी उसके ओरिजिनल मेंबर के नाम पे रहता है, और फिर उसका फिर कलेक्टर पे अप्रूवल कैसा ले, ये इश्यू आता है क्योंकि कोई भी नाम पे चढ़ाने के लिए तकलीफ हो जाती है। तो फिर वो अगर पेपर रह जाता है तो क्या सोसाइटी आगे फ्री होल्ड नहीं कर सकती है? तो ये सब दिक्कतें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक मेंबर के वजह से वो फ्री होल्ड नहीं कर सकता है, और वो फ्री होल्ड नहीं कर सकते तो आगे रीडेवलपमेंट को नहीं जा सकता है। बरोबर। तो ये सब ऐसे इश्यूज आते हैं, दिक्कतें आती हैं, तो एक वेवर देंगे, एक एमनेस्टी स्कीम देंगे ये सब चीज़ के लिए, तो काफ़ी हमारा प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो जाएगा, पर्टिकुलरली मेंबरशिप रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। तो ये प्रॉब्लम हमारे है और ये हम लोग मतलब एक रिकमेंडेशन कर रहे हैं। मेरा आपने जो दूसरा पॉइंट जो निकाला था कि अभी स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या है? बराबर, गवर्नमेंट ने जो मार्च में जीआर निकाला था कलेक्टर लैंड की जो हाउसिंग सोसाइटी उनके लिए, उसका पहले तो वो जीआर क्या है सर, कि हम अपडेट कर दें लोगों को कि वो जीआर क्या है, उसमें क्या उन्होंने करतूत की गई कि क्या सुविधा क्या फैसिलिटी देना चाह रही सरकार, और उसका स्टेटस क्या है?
से अभी मैं एक पूरा लॉन्ग टर्म व्यू देता हूँ कि हम लोग ने फॉलोअप, जैसे आपने बताया 13 साल 14 साल से हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। 2016 में अमेंडमेंट आया कि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में 29A, जहाँ पे लैंड्स को फ्री होल्ड करने में उनको गवर्नमेंट को पावर दी गई। अभी आगे चल के ये पावर के लिए फिर 2019 में एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला, जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्राइवेट लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स, सबको कन्वर्जन के लिए स्कीम थी। बट वो कितने में थी? एग्रीकल्चरल लैंड 50% में, सोसाइटीज़ को 60% में, 60% में, प्राइवेट लैंड्स को 65% में, और कमर्शियल को 50% में। तो ऐसे परसेंटेजेस डाले कि जो कभी कन्वर्जन हो ही नहीं सकते। फिर बाद में बोले कि आपको कंसेशनल सोसाइटीज़ को बोले और प्राइवेट लैंड को बोले कि आपको एक कंसेशनल स्कीम निकालते हैं उसी GR में। तो सोसाइटीज़ को 15% और प्राइवेट लैंड को 25%। तो हम लोग ने वो टाइम में बताया कि देखिए 15% कोई भी सोसाइटी को पे करने के लिए पॉसिबल नहीं है। एक पॉसिबल है कि 25% में बड़े बड़े प्राइवेट होल्डर्स लैंड के वो कन्वर्ट कर सकते हैं, और वैसे ही हुआ। आपको बड़े बड़े जो प्राइवेट होल्डर्स है, दमानी हो, हीरानंदानी हो, उन्होंने 25% में फ्री होल्ड कर लिया। और हम लोग ने एक RTI किया, मतलब ये 5 साल ख़त्म होने के बाद में, तो करीबन 62 कन्वर्जन्स में सिर्फ 2 सोसाइटीज़ थे। अच्छा, 2 सोसाइटीज़ थे। तो हमारा ये जो कहने का मतलब था कि ये 15% जो है ये सोसाइटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमारा ये जो रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को गया, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली पिछले साल मार्च। किन किन को प्रेजेंटेशन दिया आपने? किस ने? हम लोग लोगों से मिले आप? CM को मिले। CM को हम रात को 12:30 बजे मिले कि देखिए 15% सोसाइटीज़ को अगर देने का है तो 15 लाख 20 लाख रुपए आता है। अगर उसको 5% करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये परवड़ेगा और फिर फ्री होल्ड हो सकता है। तो उनको वो समझ में आया। फिर हम लोग ने विके पाटिल साहब से बात की वो टाइम में, और फिर हमारे जो MLAs है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है, अभी आशीष शेलार है, फिर राहुल नार्वेकर है स्पीकर है, फिर अतुल भातकड़कर है, अमित साटम है, मंगेश कुडालकर है, ये सब लोग जो है इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े मात्रा में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जिनको कलेक्टर ने लैंड दी है। और ये सब सत्ता पक्ष के, मतलब जिनकी सरकार है वही, तो इनको आवाज़ उठाना जायज़ है कि? तो ये लोग बार बार हम लोग इनको भी बताते थे, फिर आपके मीडिया के थ्रू भी बात करते थे, और हमारे दिक्कतें जो प्रॉब्लम्स है वो सब बताते थे। तो उन लोग ने, CM ने तो अपना असेंबली में ही उन्होंने बताया, असेंबली में अनाउंस किया लास्ट हाउस कि 5% में करेंगे, और उसी हिसाब से 5% का और 10% का GR 16 मार्च को 2024 में निकला। जस्ट एक सेम डे, मतलब इलेक्शन अनाउंस किया शाम को, उसके सुबह में ये GR निकला। तो उसमें 2 स्कीम थे, एक 5% में था और दूसरा 10% में था। अभी 5% के स्कीम में ये था कि सेल्फ रिडेवलपमेंट का कंडीशन था आपको 4 साल में शुरू करने का, और दूसरा कंडीशन था कि जो एडिशनल एरिया है उसमें से 25% आपको प्रधानमंत्री आवास योजना इसको देना है। अभी ये देख के हमको तो मालूम पड़ा ये स्कीम में कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सेल्फ में ये जो 5% का स्कीम है, क्योंकि ये सब दिक्कतें कोई बिल्डर भी नहीं कर सकता है, कोई भी सोसाइटी भी नहीं कर सकता है, और वही वैसे ये 5% का स्कीम में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। दूसरा 10% का स्कीम में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। जो बिल्डिंगें रीडेवलपमेंट में जाने वाली थी या नहीं भी जाने वाली थी, इन्होंने काफ़ी लोगों ने फाइनेंस जुटा लिया, किसी ने बिल्डर के थ्रू फाइनेंस डाल के ये कन्वर्जन कर लिया, और 10% में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर भी मेरे को ऐसे भी मालूम है कि बहुत जन के पास ये 10% का कन्वर्जन का स्कीम का पैसा देने की कैपेबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा पैसा रेज करने के लिए उन लोग तैयार नहीं थे। आपको मालूम है जिलो रिपोर्ट थे, उन्होंने आर्टिकल डाला था कि ये सब आया था, हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि एक सोसाइटी है, मान लो कप कोलाबा हो, कपरेड हो, माहिम हो, किधर भी हो, उनको अगर बोलेगा कि 20 लाख 30 लाख रुपए आपको फ्री होल्ड में देना है, नहीं तो कैसा हो सकता है? बरोबर, बड़ा अमाउंट रहता है सोसाइटी, सब रिटायर्ड लोग रहते हैं, और सोसाइटी में एक आदमी नहीं है ना सोसाइटी,
इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक पीएमसी के लिए सर, एक पीएमसी के लिए वो अपार्टमेंट में 2-5 लाख रुपए जो भी एक स्टार्टिंग इनिशियली अमाउंट होता है वो इकट्ठा मुश्किल होता है। तो ये 15 से 20-25 लाख रुपए जो होता है फ्री होल्ड के लिए वो काफ़ी हो जाता बड़ा खर्चा होता है। तो हमारा ये दूसरा ये है कि आप 5% में कन्वर्जन करिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, कम से कम उतना 5% में करिए। मतलब एक तो हमारा वेवर की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा 5% में कन्वर्जन के लिए बात कर रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें हैं। अभी आपने तीसरी बात स्टेटस की बात की ना, तो आज के तारीख में ये स्कीम तो 30 सितंबर को ख़त्म हो गई। अच्छा, लास्ट डेट थी वो मार्च के हिसाब से, बरोबर। अभी आपको कन्वर्जन के लिए फ्रेश अप्लाई करना है तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, एक प्राइवेट लैंड होल्डर हो या कमर्शियल हो, इनको 50%, 60%, अच्छा, वही 75%। अभी इसमें एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ। अब ये सितंबर के बाद एक भी नहीं हुआ होगा। सितंबर नहीं, ये बीच में 24 का भी जो था ना, उसके 24 के बाद में तो सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ही था। लेकिन प्राइवेट लैंड होल्डर्स को 60% और 75% में कितने जन कन्वर्ट हुए? कोई नहीं कर रहा है। अभी ये सब दिक्कतें गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि 5 साल में क्या हुआ, कितने कन्वर्जन हुए और कितने जन ने बेनिफिट लिया, क्या क्या किसने रिव्यू करना जरूरी, रिव्यू पूरा एक रिव्यू होना चाहिए कि ये अगर स्कीम से बेसिकली क्या है। आपने तो 40-50 साल पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लैंड दी, ब्रिटिशर्स ने 100 साल पहले लैंड दी, कोई जगह गवर्नमेंट ने नरीमन पॉइंट कपरेड में ऑक्शन में लैंड दी। अभी आपको ये लैंड्स आपको वापस मिलने नहीं है, बरोबर नहीं मिले। यहाँ पे रेसिडेंट्स लोग रहते हैं, इनको आप हकाल के किधर समुंदर में डाल नहीं सकते। तो आपको ये लैंड्स नहीं मिल रहे, तो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? इन लोगों को कौन सा परवडेबल रेट रहेगा वो रेट में वो लेके आप पैसा ले लो ना। सही बात। आपके पास अभी फंड्स का शॉर्टेज है, आपको लाड़की बहन जैसे स्कीम है इसको फंडिंग करना है, तो ये सब अच्छी तरह से फंडिंग हो सकता है। आपको सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र से फंडिंग आएगा। एग्रीकल्चर लैंड पे 50% में कन्वर्जन किया है। अच्छा, अभी कौन एग्रीकल्चरिस्ट ने मेरे पास एक भी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है मालूम है जिसने कन्वर्ट किया है। वो लोग भी बोलते हैं कि 50% उसमें, हाँ, उसमें कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट। और ये फार्मर्स है, इनको तो 5% में भी कन्वर्ट किया, फ्री में करना। वो कितनी लैंड होगी, कुछ आइडिया? वो तो ह्यूज है। अब मैंने टोटल जो अभी ऐसा है ना, फार्मर्स की बहुत, उसका कुछ मेरे पास आंकड़ा कलेक्टर लैंड, महाराष्ट्र शासन लैंड, अलग अलग बहुत है। अभी आपको मालूम है कि नाजुल लैंड में करीबन मैंने जो सुना है 5% में रेसिडेंशियल में कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी कोई भी टाइम पे वो कन्वर्ट कर सकते हैं। 10% में कमर्शियल लैंड नाजुल पे कभी भी कोई भी टाइम पे कर सकते हैं। ये करीबन 50,000 लैंड्स है। फिर अभी मराठावाड़ा का एक लेजिस्लेशन निकाला, उसमें 5% में कन्वर्जन करना है, तो करीबन 4 लाख उसके लैंड होल्डर्स है, 4 लाख। तो ये जो अभी फार्मर्स है या जो लैंड एक बड़ा एरिया है जहाँ पे भी काम सरकार को करना चाहिए, सोचना मेरे को जो मालूम है कि क्लास 2 लैंड्स में करीबन 1 लाख लैंड होल्डर्स है। अच्छा, रेसिडेंशियल है मैंने, अच्छा, काफ़ी बड़ा फिगर है। तो गवर्नमेंट ने ये एक थोड़ा पूरा रिव्यू करके कितना रिजल्ट आया है, ये सब सोचने की ज़रूरत है। बरोबर, रिव्यू करना जरूरी। सरकार कानून बनाती लोगों के लिए, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, उनकी रिएक्शन क्या, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो कब जानेंगे? जब आप उसने जो जीआर निकाला, आपने जो काम किया, उस पर रिव्यू करना जरूरी कि इस पर क्या, ताकि और लोगों को हित के लिए अपन उसको अमेंडमेंट करके नई चीज़ ला सके। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जानेंगे सलील जी से कि एक तो इसका स्टेटस क्या, सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो 5% किया सरकार में, उसमें क्या एक सोसाइटी भी गई है? ब्रेक के बाद जानेंगे। और जानेंगे कि गवर्नमेंट से, सरकार से इनकी और क्या डिमांड है, जाकि जैसे अभी फार्मर का बताया, आप कलेक्टर लैंड पर क्या फ्री होल्ड चाहते हैं और कितना, और सरकार इस पर क्या इनका अपडेट है, वो एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा हमने कहा था कि हम जानेंगे कि जो कलेक्टर लैंड पर हाउस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उन हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट के लिए, उनका फिर से पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने जीआर निकाला था मार्च में लगभग, और मार्च में निकाल के उन्होंने 5% किया था सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए। फ्री होल्ड क्या करवा सकते हैं आप, 5% पेमेंट करना, आपको पे करना है रेडी रेकनर का, और आप फ्री होल्ड कर सकते हैं। 10% फ्री होल्ड आप द थ्रू डेवलपर नहीं, कोई भी हाँ, कोई भी डीएम मॉडल करे या हाँ नहीं भी करे तो भी चलेगा, बट 10% इक्वल ऑल, मतलब ओनली सेल फॉर 5% देन 10% ऑल। तो इसमें सलील जी क्या अपडेट है कि कितना डेवलपमेंट हुआ, सरकार का जो स्टेप था वो स्टेप पे कुछ असर हुआ या नहीं हुआ? सिर्फ अभी क्या है, हम लोग इलेक्शन के पहले इसको एक्सटेंशन मांग रहे थे कि ये स्कीम को 3 साल का एक्सटेंशन दो करके, ताकि लोगों को टाइम मिले, क्योंकि वायलेशंस क्लियर करना, पर्टिकुलरली मेंबरशिप वायलेशंस वगैरह जो रहता है उसमें काफ़ी टाइम निकलता है, तो 3 साल में वो लोग कर सकते हैं। अभी सवाल ये आता है कि 5% हो या 10% हो, वायलेशंस तो वायलेशंस है। अभी तो स्कीम तो लैप्स हुई, तो मैं ये गवर्नमेंट से ये करूँगा कि ये दोनों स्कीम का जो दोनों का एक रिव्यू करें। बरोबर, 5%, हाँ 5% में आपको रिस्पांस मिला क्या, 10% में आपको रिस्पांस कितना मिला। अगर 5% में इस पर रिस्पांस नहीं मिला तो ये स्कीम चालू रखने में कोई मतलब नहीं है। और 10% में अगर स्कीम में रिस्पांस कम भी है रिस्पांस, करीबन मेरे हिसाब से 100-200 सोसाइटीज़ हुए हैं। अच्छा हुई है, बट वो भी ज़्यादा करके जो रीडेवलपमेंट में गए वही हुए हैं, सेल्फ में कोई सोसाइटी नहीं गई। नहीं। और दूसरा क्या है कि 10% में कोई कंडीशन नहीं है, मतलब आपको रीडेवलपमेंट करना है नहीं करना है, सेल्फ रीडेवलपमेंट करना है, आपको सिर्फ फ्री होल्ड करके रखना है, ऐसे कोई कंडीशन ये नहीं है। फिर भी जिसको चाहिए, मतलब मान लो सोसाइटी को सोचा कि मैं 10 साल के बाद में इसको रीडेवलपमेंट करना है, बट अभी मैं पैसा भरता हूँ, तो ये सब पैसा इतने बड़े लेवल के है कि लोगों को वो जम नहीं रहे। बरोबर। तो आप स्कीम निकालेंगे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो वो उसमें वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को एक तो जब रेजुलेशन पास करना है, जब मिलना है उसको 2-2, 4-4 महीने हो जाते हैं एक रेजुलेशन पास करने के। तो यदि आपका सेल्फ रीडेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट में जाना है तो उसको भी एक आध साल का प्रोसेस होता है, उसको अपना इंटरनल रेजुलेशन पास करने के लिए। तो वो भी चीज़ सरकार को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, वो भी नोटिस करना चाहिए कि सर ऐसा प्रोसेस है तो हम इसको थोड़ा टाइम बढ़ा दें। और इस पर बड़े पैमाने पे पैसे जमा करने की लोगों की ज़रूरत होती है। तो फंड्स सोसाइटी में लाने का, आज रिपेयर फंड्स करने के लिए सोसाइटी कितना टाइम लेती है। बराबर। तो ये सब बड़े पेमेंट्स के इश्यूज़ है, तो इस पर टाइम काफ़ी देना चाहिए। और दूसरी बात हमारी ऐसा है कि अभी बीच में आपने देखा होगा असेंबली में ये डिस्कशन चला, अतुल बरकरकर जी थे, फिर आदित्य ठाकरे जी थे, फिर सीएम जो देवेंद्र फडणवीस थे, इन्होंने रिस्पांस दिया। तो वो बोले कि बातकरकर साहब बोले कि 3 साल के लिए दो, तो सीएम साहब बोले नहीं, मैं 1 ही साल का दूंगा। अच्छा। तो हमको 1 साल के लिए देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ये जो वायलेशंस है, क्योंकि ये पेपर वर्क हमको जो करना पड़ता है, सस्ते ना लगाए।